नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी यानी कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान हाई कोर्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 हिंदी के क्वेश्चन प्लस 25 कला व साइंस का क्वेश्चन प्लस 10 इंग्लिश के क्वेश्चन के मॉडल पेपर को हल करेंगे। ये मॉडल पेपर नंबर 18 है। इससे पहले हम 17 मॉडल पेपर हल कर चुके हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह है अचानक रो पड़ा। इस वाक्य में रेखांकित शब्द अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के ढंग या तरीके का बोध कराते हैं उनको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर रो पड़ा, कैसे रो पड़ा? अचानक से रो पड़ा। ये क्रिया के होने के ढंग को बता रहा कि वह अचानक से रो पड़ा, इसलिए इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कनकलता शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास है कनकलता में। जिस समासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। कनकलता का समास विग्रह होगा कनक यानी कि सोने के समान लता। यहाँ पर लता की तुलना है सोने के साथ की गई है, और जहां पर तुलना की जाती है वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कनक शब्द का एक अर्थ सोना होता है, इसका दूसरा प्रसिद्ध अर्थ क्या है? तांबा, धतूरा, गेहूं का आटा या पलास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धतूरा। कनक का एक अर्थ होता है सोना और दूसरा इसका प्रसिद्ध अर्थ होता है वह है धतूरा, यानी कि कनक है वह सोने को भी कहा जाता है और धतूरे को भी कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूरज पूर्व में निकलता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है और उसमें कर्म नहीं होता है वहां पर हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर जो क्रिया है उसका फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, इसमें कोई भी कर्म विद्यमान नहीं है, इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे को अभी जाना है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, सीता ने गीत गाई, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। यह पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर मेरे को नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मुझे अभी जाना है। यहाँ शुद्ध गाय नहीं आएगा, ये है इसका शुद्ध वाक्य, तो ये रहा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। सीता ने गीत गाई नहीं, सीता ने गीत गाया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु को छूती है उन्हें क्या कहते हैं? और च वर्ग यानी कि च, छ, ज, झ किसमें आता है? कंठे व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, तालवी व्यंजन या दंत व्यंजन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तालवी व्यंजन। च वर्ग है ये तालवी व्यंजन में आता है। कंठे व्यंजन में कौन सा आता है? कंठे व्यंजन में आता है क वर्ग, और मूर्धन्य व्यंजन में आता है ट वर्ग, और दंत व्यंजन में आता है ट वर्ग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तालवी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ व तालु को छूती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है,
अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? हिस्सा, कंधा, कंधा, हिस्सा, सूर्य, भाग या किनारा, भाग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस वाले अंश का होगा कंधा और इस वाले अंश का होगा हिस्सा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हे प्रभु रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या अपादान कारक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने, सचेत करने या संबोधन करने का पता चलता है तो उसको हम संबोधन कारक कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रमेश कल दिल्ली जाएगा, यह वाक्य काल के किस भेद को दर्शाता है? सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल या आसन भूतकाल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा, उसके लिए हम सामान्य भूतकाल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, छात्र ने पुस्तक खरीदी, बच्चा सो रहा है, नदी बहती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र ने पुस्तक खरीदी। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के सीधे कर्म पर पड़ता है और जिसमें कर्म विद्यमान होता है। तो इसमें जो पुस्तक है ये कर्म इसमें विद्यमान है, पुस्तक है वह इसमें कर्म है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? अकर्मक क्रिया, एककर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या नाम धातु क्रिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विकर्मक क्रिया। इस वाक्य में दो कर्म विद्यमान है। पहला तो है छात्रों को जो कि सजीव कर्म है, दूसरा है हिंदी जो कि निर्जीव कर्म है। और जिन वाक्यों में दो कर्म विद्यमान होते हैं वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। जिन समासिक पदों में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। पाप पुण्य का समास विग्रह होगा पाप और पुण्य। इन समासिक पदों में और व्यक्ति का इसमें लोप होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाथों हाथ शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययभावी समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययभावी समास। जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है यानी कि हाथों हाथ, इसमें हाथों हाथ यानी हाथ और हाथ की दो बार इसमें पुनरावृत्ति हुई है। और जहां पर भी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहां पर अव्ययभावी समास होता है। जैसे कि रातों रात, हाथों हाथ हो ही गया, इसके अलावा बीचों बीच, ऐसे शब्दों में अव्ययभावी समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मनोहर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धनहर, मनोह धनहर, मन धनहर, मनु धनहर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनः धनहर। मनोहर का सही संधि विच्छेद होगा और मनोहर में विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है। और विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग से पहले अ हो और ठीक उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, इसके अलावा य, र, ल, व, है हो, तो ये जो विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ओ। तो ये बन जाएगा मनोहर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शोषक शब्द का
सही विलोम शब्द चुनिए। शोषित, पोषक, शोषण या पोषकहीन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोषक। शोषक का सही विलोम होगा पोषक। शोषक का अर्थ होता है शोषण करने वाला और पोषक का अर्थ होता है पालन पोषण करने वाला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सन्यासी। अच्छे से देख लेना, सन्यासी ऐसे ही लिखा जाएगा। बहुत से स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होती है और सन्यासी शब्द एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण का अनेकों नाम है, पर अनेकों श्री कृष्ण के नाम है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। यहाँ पर जो अनेक दे रखा है ये शब्द अपने आप में बहुवचन है, बहुवचन है, इसलिए ये अनेक को ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप होगा वहां भारी भीड़ जमा थी। भीड़ के लिए भारी भरकम शब्द का उपयोग नहीं होगा, ओनली भारी भीड़ जमा थी, ये शुद्ध रूप में होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? कारक संबंधी अशुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, या यह वाक्य पूरी तरह शुद्ध है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है इस वाक्य में, क्योंकि ये जो अहिल्या दे रखा है ये अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध रूप होगा अहिल्या। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अक्षय त्रय ज्ञ और श्री को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या उष्म व्यंजन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त व्यंजन है। ये दो अलग अलग, ये सभी जो है ये दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो चारों शब्द है किन किन व्यंजनों के मेल से बने हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किनको कहते हैं? जो दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म हवा या रगड़ पैदा होती है उन्हें क्या कहते हैं और इनमें कौन से वर्ण आते हैं? अंत्यस्थ, उष्म, स्पर्श या अनुनासिक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसमें जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म हवा या रगड़ पैदा होती है उनको हम उष्म व्यंजन कहते हैं और इनके अंदर स और है ये चार वर्ण इसमें आते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आदि और आदि का सही अर्थ प्रकट करने वाला विकल्प कौन सा है? आधा और पूरा, उपाधि और मानसिक कष्ट, प्रधान या ऊपर और मानसिक कष्ट, या शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधि होता है प्रधान या ऊपर और आधि होता है वो होता है मानसिक कष्ट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कर्पण और कृपाण का सही अर्थ युग्म कौन सा है? कंजूस और तलवार, तलवार और कंजूस, किसान और तलवार,
दयालु और कंजूस। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कर्पण होता है वह होता है कंजूस, और कृपाण का अर्थ होता है तलवार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सहानुभूति शब्द का सही और निश्चित एकार्थी अर्थ क्या है? किसी के दुख को देखकर खुद भी दुखी होना या सांत्वना देना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी के सुख में सुखी होना, किसी पर उपकार करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी के दुख को देखकर खुद भी दुखी होना और सांत्वना देना सहानुभूति का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हरि शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विष्णु, मेंढक, बंदर या गधा। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गधा। हरि है ये गधे को नहीं कहा जाता है। विष्णु, मेंढक और बंदर इन तीनों को हरि कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दूर से ढोल की आवाज अच्छी आती है, दूर से कोई चीज देखने में ही अच्छी लगती है, वास्तविकता अलग होती है, ढोल बजाना एक अच्छी कला है, अपरिचित लोगों की बातें अच्छी लगना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूर से कोई चीज देखने में ही अच्छी लगती है लेकिन वास्तविकता अलग होती है, दूर के ढोल सुहाने का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अनार खाने से लोग बीमार होते हैं, वस्तु एक हो पर उसकी मांग करने वाले बहुत अधिक हो, बीमारी में अनार खाना फायदेमंद है, किसी चीज की कमी होना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वस्तु एक हो और उसकी मांग करने वाले बहुत अधिक हो, एक अनार 100 बीमार का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अर्चन अत्यंत सुंदर लड़का है। इस वाक्य में अत्यंत शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या विशेषण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। और यहाँ पर सुंदर है, ये क्या है? ये विशेषण है। और सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, ये अत्यंत क्या कैसा है? अत्यंत सुंदर है। तो अत्यंत इसमें क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रविशेषण, विशेष्य, उपमान या सर्वनाम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष्य। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेष्य कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तुलना के आधार पर विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? 2, 3, 4 या 5। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है मूल अवस्था, ये होती है उच्च अवस्था। इसके बाद आती है उत्तरावस्था जो होती है उच्चतर अवस्था। अंतिम है उत्तमावस्था। उत्तमा अवस्था ये होती है सर्वश्रेष्ठ यानी कि उच्चतम अवस्था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तुलना के आधार पर विशेषण के 3 अवस्थाएं होती है। अगला क्वेश्चन है, राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करण कारक। कर्ता जिस साधन या माध्यम की सहायता से किए गए यानी कि काम को करते हैं यानी कि पूरा करते हैं उनमें हमेशा करण कारक होता है। और करण कारक के जो वाक्य होते हैं उनमें ने या के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। इसमें राम ने मारा, ने विभक्ति का इसमें लोप है, इसलिए इसमें करण कारक होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपादान कारक। जहां किसी वस्तु का किसी स्थान या वस्तु से अलग होने का भाव होता है, वहां पर हमेशा अपादान कारक होता है। गंगा है, ये हिमालय से निकलती है, यानी कि वह हिमालय से अलग हो रही है, इसलिए इसमें अपादान कारक होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वह सुबह अखबार पढ़ रहा था, यह वाक्य भूतकाल के किस भेद के अंतर्गत आता है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या आसन भूतकाल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू तो हो गया था, लेकिन बोलते समय तक वह पूरा नहीं हुआ था, वहां पर हमेशा अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नौकर अभी अभी बाजार से आया है, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण वर्तमान काल। जो क्रिया अभी अभी या निकट भूतकाल में तुरंत समाप्त हुई होती है, वहां पर हमेशा पूर्ण वर्तमान काल या आसन वर्तमान काल का प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें अभी अभी आया, यानी कि अभी अभी तुरंत ही कोई कार्य समाप्त हुआ है, इसलिए इसमें पूर्ण वर्तमान काल होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बच्चे रोज शाम को मैदान में खेलते हैं, यह वाक्य किस काल का बोध कराता है? सामान्य वर्तमान काल, आसन भूतकाल, संभाव्य भविष्यत काल या अपूर्ण वर्तमान काल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में आदत या सामान्य रूप से होने वाली कार्य का पता चलता है, तो वहां पर हमेशा सामान्य वर्तमान काल होता है। और इसकी जो पहचान होती है, ये वाक्य के अंत में आते हैं ता है, ती है या ते है। यहाँ पर ते है आया है, यानी कि सामान्य वर्तमान काल का ये उदाहरण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हथियाना, लतियाना, शर्माना, ये शब्द क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? प्रेरणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया या कर्तंत क्रिया? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि हाथ, ये संज्ञा है, इससे संज्ञा है और इसमें प्रत्यय जुड़ने से बन गया है हथियाना, इसमें आयना प्रत्यय जुड़ा है। लात इसमें संज्ञा है और लतियाना इसमें प्रत्यय जुड़ने से ये बनता है। शर्माना में शर्म संज्ञा है और आना इसे प्रत्यय जुड़ने से ये शर्माना बन जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाम धातु क्रियाएं हैं हथियाना, लतियाना और शर्माना। अगला क्वेश्चन है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को कहा जाता है? नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया या यौगिक क्रिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को प्रकट करने या स्पष्ट करने के लिए जो क्रिया प्रयोग की जाती है, उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शोकग्रस्त शब्द का सही समास विग्रह और भेद क्या है? शोक का ग्रस्त संबंध तत्पुरुष, शोक से ग्रस्त करण तत्पुरुष, शोक में ग्रस्त अधिकरण तत्पुरुष, शोक के लिए ग्रस्त संपादन तत्पुरुष? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शोक से ग्रस्त करण तत्पुरुष समास। इसका सही समास विग्रह होगा शोक से ग्रस्त, और इसमें सवि व्यक्ति का इसमें लोप हो रहा है और कर्ण तत्पुरुष में ही सवि व्यक्ति का लोप होता है। तो इसलिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भाई बहन शब्द में कौन सा समास है?
द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययभावी समास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। भाई बहन, इस समासिक पद में दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, और जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है, और इसका सही समास विग्रह होगा भाई और बहन, इनके बीच में और शब्द का लोप होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एक, प्रत्यधन एक, प्रतिधन एक या प्रधन तिक्के। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिधन एक। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा प्रति धन एक, प्रति से निकलेगा ई और एक से निकलेगा ए, और जब ई और ए मिलते हैं तो ये क्या बनाता है? ये, और ये बन जाएगा प्रत्येक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अनुशब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अग्रज, कनिष्ठ, ज्येष्ठ या वरिष्ठ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्रज। अनुज होता है, इसका अर्थ होता है छोटा भाई, छोटा भाई जो बाद में जन्म लेता है, और अग्रज का अर्थ होता है आगे जन्म लेने वाला, यानी कि बड़ा भाई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अवर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? प्रवर, लघु, सूक्ष्म या कनिष्ठ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवर। अवर का अर्थ होता है निचला, निचला या कनिष्ठ, और प्रवर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होगा या उच्च। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त। यू में बड़ी मात्रा, रे इसके यह के ऊपर आएगा, त का और तय, उपयुक्त ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह गुलाब का फूल लाया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, बच्चे को काटकर फल खिलाओ। बी और सी दोनों अशुद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों इसमें अशुद्ध है। वह गुलाब का फूल लाया, यह पूर्ण रूप से शुद्ध है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग नहीं अधिकांश हिस्सा गवा दिया, ये शुद्ध होगा। बच्चे को काटकर नहीं, ये होगा फल काटकर, फल काटकर बच्चे को खिलाओ, ये शुद्ध होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मैंने बाजार जाना है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि या क्रिया संबंधी अशुद्धि। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वनाम संबंधी इसमें अशुद्धि है। यहाँ पर मैंने नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मुझे बाजार जाना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति शब्द का सही विशेषण रूप क्या बनेगा? संस्कृति, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक या संस्कारी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक इसका सही विशेषण रूप बनेगा। तो एक इसमें प्रत्यय जुड़ने से संस्कृति में, एक प्रत्यय से जुड़ने से इसमें सांस्कृतिक ये विशेषण बन जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निःधनचल का सही संधि से कौन सा शब्द बनेगा? निचल, निश्चल, निष्ठुर या निश्चल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निश्चल। निःधनचल का सही संधि शब्द होगा। इसमें विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है
और विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद यानी कि विसर्ग और उसके बाद च या छ हो तो यह स बन जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निश्चल, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर ये विसर्ग है, इसके बाद ये छ आ रहा है और इसके विसर्ग संधि के नियम के अनुसार अगर विसर्ग के बाद च या छ हो तो ये स बन जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद है वह प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप होता है? अवयवी समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद होता है वह प्रधान होता है और इनके बीच विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मनोयोग शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। मनोयोग में विसर्ग संधि है। मनोयोग का सही संधि विच्छेद होगा मन धन योग, इसका सही संधि विच्छेद होगा। और विसर्ग संधि के नियम के अनुसार अगर विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, है हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा और ये बन जाएगा मनोयोग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इत्लियम या इत्यादि शब्दों में होने वाली संधि का नाम क्या है? दृक् संधि, गुण संधि, वर्धि संधि या यण संधि? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यण संधि। यण संधि प्रयुक्त हुई है इत्लियम और इत्यादि में। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। इति से निकलेगा ई और आदि से निकलेगा आ। यण संधि के नियम के अनुसार अगर ई के बाद आ आए यानी कि भिन्न स्वर आए तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाएगा ये और ये बन जाएगा इत्यादि। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ महल जो लाल पत्थरों से बना है स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है, कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या भरतपुर? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बीकानेर में। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में स्थित है। इसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता महाराजा लाल सिंह की समृद्धि में लाल पत्थरों से करवाया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दादूपंथ के किस उप संप्रदाय के साधुओं के रहने के स्थान को छावनी कहा जाता था जिसकी स्थापना सुंदरदास जी ने की थी? खाकी, वीरक, नागा या उत्तरादे? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागा। संत दादू दयाल जी के शिष्य सुंदरदास जी ने दादूपंथ की नागा शाखा की स्थापना की थी और इस नागा जो शाखा है इसके साधुओं के जो रहने का स्थान है उसको छावनी कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ की प्रसिद्ध तनसुख, दुतई, गाबा शैलियां हस्तशिल्प और पहनावे के किस रूप से संबंधित है? पगड़ियों के प्रकार, पुरुषों के अंगरेखे के विभिन्न रूप, महिलाओं की ओढ़नी के नाम या दरी निर्माण की शैलियां? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषों के अंगरेखे के विभिन्न रूप है तनसुख, दुतई और काबा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस मंदिर के शिल्प और निकासी की भव्यता को देखकर कहा था कि भारत में ताजमहल के बाद यदि कोई इमारत सर्वश्रेष्ठ है तो वह यह है? रणकपुर के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के विमल शाही और लूणवसई जैन मंदिर, ओसिया के सचिया माता का मंदिर, किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिलवाड़ा के विमल वसई और लूणवसई जैन मंदिर। माउंट आबू सिरोही में स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की संगमरमर पर की गई बारीक निकासी से प्रभावित होकर कर्नल जेम्स टोड ने
ताजमहल के बाद इसे सर्वश्रेष्ठ इमारत कहा था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजपूत चित्रकला की किस उपशैली में पहली बार राजाओं के साथ साथ रानियां और बेगमों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? बूंदी चित्रशैली, कोटा चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली या बीकानेर चित्रशैली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा चित्रशैली में। कोटा चित्रशैली को शिकार के दृश्यों की प्रधानता के लिए जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसी चित्रशैली में राजाओं के साथ रानियों और बेगमों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मंदिर स्थापत्य की महामारू यानी गुर्जर प्रतिहार शैली के अंतर्गत निर्मित शैव संप्रदाय का प्रसिद्ध सिद्धेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? ओसिया जोधपुर, किराड़ू बाड़मेर, नेमनाथ माउंट आबू, चित्तौड़गढ़ दुर्ग? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण मूलतः मालवा के परमार राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मेवाती बोली की अहिरवाटी उपबोली जो बरहोड़ और मुंडावर क्षेत्र में बोली जाती है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में किस अन्य नाम से पुकारा गया है? राठी, हिरवाल या रात, डिंगर या कठेर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिरवाल या रात। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से अलवर के बरहोड़, मुंडावर और कोटपुर क्षेत्र में बोली जाती है। इस क्षेत्र को ऐतिहासिक रूप से राठ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, इसलिए मेवाती बोली को राठ बोली भी कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाले छगनी मंगनी गीत का संबंध मुख्य रूप से किस रस्म से है? शिशु के जन्म पर जच्चा रस्म, सगाई और विवाह के समय नेकचार की रस्म से, गृह प्रवेश के समय, मृत्यु के बाद मौसर की रस्म से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सगाई और विवाह की रस्म नेकचार की रस्म से संबंधित है छगनी मंगनी गीत। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संत मावजी द्वारा रचित चोपड़ा ग्रंथ किस भाषा या बोली में लिखे गए हैं जिन्हें केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाला जाता है? ढूंढाड़ी, बागड़ी, हाड़ौती या मेवाड़ी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बागड़ी। निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक संत मावजी महाराज ने डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की स्थानीय भाषा बागड़ी बोली में चोपड़े लिखे थे और इनको केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाला जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला कागजी टेराकोटा जो कि कागज से पतले मिट्टी के बर्तन होते हैं के लिए राजस्थान का कौन सा जिला विशिष्ट रूप से जाना जाता है? अलवर, मोलेला, जालोर या बाड़मेर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलवर। मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए राजसमंद का मोलेला गांव प्रसिद्ध है, लेकिन कागज से पतले मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए राजस्थान का अलवर जिला प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ओगनिया, झेला, पिपल पत्रा और अंगोटिया राजस्थान की महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहने जाने वाले आभूषण हैं? गले में, कलाई में, कान में, पैर की उंगलियों में? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कान में पहने जाने वाले आभूषण है ओगनिया, झेला, पिपल पत्रा और अंगोटिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत के महान ग्रंथ संगीत राज को कितने कोषों या भागों में विभक्त किया गया है? 3 कोष, 5 कोष, 7 कोष या 9 कोष? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 कोष में विभक्त किया गया है संगीत राज ग्रंथ को। कौन कौन से है? पहला है
पाठ्य रत्न कोश, दूसरा है गीत रत्न कोश, तीसरा है वाद रत्न कोश, चौथा है नृत्य रत्न कोश और पांचवा है रस रत्न कोश। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आने वाली उनियारा उपशैली पर किन दो प्रमुख चित्र शैलियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? जयपुर बूंदी शैली, मेवाड़ और मारवाड़ शैली, कोटा और नाथद्वारा शैली, बीकानेर और किशनगढ़ शैली। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर और बूंदी शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है उनियारा उपशैली पर, तो जो कि ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में नांगल का संबंध हस्तशिल्प अथवा सामाजिक परंपरा के किस रूप से है? नवजात शिशु के प्रथम बार बाल कटाने की रस्म, नए घर निर्माण के बाद उसमें प्रवेश करने की रस्म, वधू के स्वागत में दिए जाने वाला सामूहिक भोज, अकाल के समय पशुओं को बचाने के लिए किया जाने वाला सामूहिक प्रयास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नए घर के निर्माण के बाद उसमें प्रवेश करने की रस्म होती है, उसको हम नांगल के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लोक विद्याओं में प्रसिद्ध नौटंकी लोक नाट्य पूरे राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय है, इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? जानकीलाल भांड, भूरीलाल, लच्छीराम या बागजी जाट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूरीलाल को नौटंकी लोक नाट्य का प्रवर्तक माना जाता है, जो कि पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान में मोकाती या मुक्काती शब्द का प्रयोग सांस्कृतिक और प्रशासनिक संदर्भ में किसके लिए किया जाता था? जैन संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले साधु, जागीरदार द्वारा कलाकारों को दिया जाने वाला वार्षिक कर मुक्त अनुदान, मंदिर के गर्भगृह की विशेष सफाई करने वाले सेवक या विवाह के अवसर पर तोरण मारने की रस्म का एक प्रकार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जागीरदार द्वारा कलाकारों को दिया जाने वाला वार्षिक कर मुक्त अनुदान को हम मुकाती या मुकाती के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस लोक देवी के मंदिर की मुख्य पीठ के पीछे पीठ की पूजा की जाती है और उनके अग्रभाग यानी कि मुख के दर्शन वर्जित माने जाते हैं? त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा, सुगाली माता अहुआ पाली, सकराई माता झुंझुनू। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा। ब्राह्मणी माता के मंदिर में उनके पीठ की पूजा की जाती है, मुख के दर्शन वहां पर वर्जित माने जाते हैं और ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन बारा में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अमराई का बाग और सावन भादो कड़ाह स्थापत्य व धार्मिक दृष्टि से राजस्थान के किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल या मंदिर परिसर में स्थित है? करणी माता मंदिर देशनोक, सांवरिया सेठ मंदिर मंडफिया, केला देवी मंदिर करौली या श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, करणी माता का मंदिर देशनोक में। बीकानेर के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर के परिसर में दो विशाल कड़ा है यानी कि लोहे के बड़े बर्तन रखे हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में सावन भादो कड़ा कहा जाता है और इनका मुख्य प्रयोग माता का प्रसाद बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वह लोक नृत्य कौन सा है जिसमें चंग वाद्य यंत्र के साथ पैरों की गत्यात्मक चाल मुख्य आकर्षक होती है? गिद्ध नृत्य, ढोल नृत्य, बम नृत्य या डांडिया नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिद्ध नृत्य। गिद्ध नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र यानी कि चूरू झुंझुनू सीकर का प्रसिद्ध नृत्य है और गिद्ध नृत्य होली के दिनों में
पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और गिद्ध नृत्य में चंग यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर दीवार पर बनाए जाने वाले लोक चित्र यानी कि मांगलिक भित्ति चित्र को किस नाम से जाना जाता है? पथवारी, मानना, भिराड़ी या सांझी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भराड़ी के नाम से जाना जाता है, जो महिला द्वारा विवाह के अवसर पर दीवार पर बनाई जाती है। भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा ये बनाए जाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के प्रसिद्ध शासक राव मालदेव के काल में निर्मित चोखेलाव महल और उसमें बने भित्ति चित्र किस दुर्ग की स्थापत्य कला का हिस्सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, तारागढ़ दुर्ग अजमेर या जालोर दुर्ग? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग में निर्मित चोखेलाव महल अपने भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है ये मारवाड़ के प्रसिद्ध शासक राव मालदेव के काल में इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध संत ने कतरियासर बीकानेर को अपना मुख्य कार्यस्थल बनाया और उनके अनुयायी दत्त अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं? संत जम्भोजी, संत जसनाथ जी, संत दादू दयाल या संत चरणदास? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संत जसनाथ जी का जो मुख्य स्थल है या मुख्य कार्यस्थल है वह कतरेसर, जो कि बीकानेर में स्थित है। और संत जसनाथ जी के जो अनुयायी है वे दत्त अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चारण साहित्य और राजस्थानी भाषा में प्रयुक्त होने वाली डिंगल शैली का मुख्य रूप से संबंध किस क्षेत्र से है? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या हाड़ौती क्षेत्र? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान साहित्य की दो मुख्य शैलियां हैं, एक तो है डिंगल और दूसरी है पिंगल। डिंगल है ये पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा, डिंगल है ये पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा है जिनका प्रयोग चारण कवियों ने अपने कविता में किया था। और पिंगल है ये पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा है और इनका उपयोग भाटी कवियों ने किया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मेमत, बोरला, सीसफुल और टिक्का राजस्थान की महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहने जाने वाले पारंपरिक आभूषण है? गले में, सिर और मस्तक पर, कलाई और हाथ में या कमर पर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर और मस्तक पर पहने जाने वाले आभूषण है मेमत, बोरला, सीसफुल और टिक्का। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के महाराजा स्वय जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर वेधशाला को यूनेस्को ने किस वर्ष अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? वर्ष 2008 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2013 में या वर्ष 2019 में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। और जंतर मंतर है ये जयपुर के महाराजा स्वयं जयसिंह द्वारा निर्मित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस द गवर्नमेंट इज बिल्डिंग ए न्यू ब्रिज ओवर द रिवर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ओवर द रिवर बाय द गवर्नमेंट। दिया गया एक्टिव वॉइस का वाक्य है वह प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें प्रयोग होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी आस्क मी वेयर आई वॉज गोइंग। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। जहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्हों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, ये सैड टू है ना, सैड टू, ये तो बदल जाएगा आस्कर में, आस्कर में बदल जाएगा। और ये जो वाक्य है वेयर, ये WH से शुरू हो रहा है। जब WH है ये खुद कंजर्वेशन का काम करता है, इसलिए दैट इसमें नहीं लगेगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी आस्क मी वेयर आई वॉज गोइंग। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल वर्क रिप्रेजेंटिंग ए स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। स्टूडेंट्स वेयर देयर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल डेली। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्ट। जब भी किसी सेंटेंस में अनिवार्य नियम या कर्तव्य दे रखा होगा तो वहां पर हमेशा मस्ट का प्रयोग होगा, और स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना एक नियम है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रीअरेंज द एग्जाम्पल सेगमेंट्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा क्यू यानी कि हार्ड वर्क, उसके बाद आएगा एस यानी कि ऑलवेज, उसके बाद आएगा पी यानी कि रिजल्ट्स, उसके बाद आएगा सक्सेस यानी कि हार्ड वर्क ऑलवेज रिजल्ट्स इन सक्सेस। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। द रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय एवरीवन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एवरीवन मस्ट फॉलो द रूल्स। पैसिव वॉइस में जब मस्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो एक्टिव वॉइस बनाते समय मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वे बदल जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंडिड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रैंक। कैंडिड का अर्थ होता है स्पष्टवादी, स्पष्टवादी या ईमानदार, और फ्रैंक का भी अर्थ होगा स्पष्टवादी या ईमानदार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एरिड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेट। एरिड का अर्थ होता है शुष्क, शुष्क या सूखा, और वेट का अर्थ होता है गीला। तो एरिड का विलोम क्या हो जाएगा, इस एंटोनिम क्या हो जाएगा, वेट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फेमिनिन फॉर्म ऑफ द नाउन जार। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जारी। जो रूस के जो सम्राट है उसको ऐतिहासिक रूप से हम जार कहते हैं, सम्राट को जार कहेंगे, और जो रानी होती है उसको कहेंगे हम जारीना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द। दुनिया की प्रसिद्ध नदियां, महासागर, पर्वत के नाम के आगे हमेशा द लगता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। माई ब्रदर इज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी इन यूरोप। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
ए, यूनिवर्सिटी का पहला अक्षर यू एक वोवल साउंड है, लेकिन जब इसको हम बोलते हैं तो ये उच्चारण य का करता है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा ए का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।